नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया है। याचिका में धारा 324(2) की व्याख्या की मांग की गई, जो कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी है। असल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चयन समिति की मांग करते हुए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि देश में चुनाव आयुक्तों की चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। समझेंगे इस पूरे मसले को, संविधान क्या कहता है और इस याचिका में क्या दलीलें दी गई हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को रेफर किया है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश हैं हमारे साथ, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्या, स्वागत है। SY कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में कुरैशी सर आपसे करना चाहूँगा, जो याचिका दायर की गई नियुक्ति को लेकर और हटाने को लेकर, दोनों को मैं जोड़ना चाहूँगा। ये वाकई जो कहा गया उसमें कि निष्पक्ष और पारदर्शी जो सिस्टम होना चाहिए था, डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत कंधे वो चुनाव आयोग है, उसमें वो निष्पक्षता या वो भरोसा नहीं बढ़ता जो कि मौजूदा प्रक्रिया है। क्या वाकई ये सच है? ये बिल्कुल सच है और यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिफरेंट टाइम पे पिछले 20 साल से हमें यही कहते चले आ रहे हैं। मैंने भी SCC कहा था, हालांकि लोग कहते थे कि आप भी तो उसी तरीके से अपॉइंट हुए और आप कैसे उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को सुधारना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उम्मीद करें कि जो सरकार ने भी दलील दी है कि देखो आज तक हमने लगाए थे सब तो अच्छे हैं, किसी ने विश्वासघात नहीं किया, तो लेकिन उम्मीद के ऊपर आप किसी कोई इंस्टीट्यूशन को बेस करें, वो ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड होना चाहिए। सपोज कोई बेईमान हो जाए तो आप क्या करेंगे? हटा सकते नहीं, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, प्रोटेक्शन उसको हासिल है। तो ऐसी सूरत में इसलिए सिर्फ अच्छी उम्मीद के उसमें हम लगे रहें कि चलो आगे भी ऐसे ठीक ठाक करेंगे, ये गलत है। ये डिमांड रही कि भाई इसको कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान में कोलिजियम सिस्टम तो लागू है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोलिजियम से ही आते हैं। लोग कह देते हैं कि जी उन सिस्टम में, डिफेक्ट सिस्टम में ये है कि उस कॉलेजियम 5 के 5 जजेस हैं, उसमें एक आउटसाइडर डाल दो तो वो कंट्रोवर्सी भी सेटल हो जाएगी। तो आइडिया ये है कि नॉट ओनली इट शुड बी फेयर, इट शुड अपीयर टू बी फेयर के अपॉइंटमेंट। और अब आप ये देखें कि जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफ द डे हमें लगाती है, अगर किसी ने उंगली उठाई कि जी गवर्नमेंट ऑफ द डे ने लगाई है, ये सब कुरैशी फौरा का अपॉइंटी है, ये तो उनके लिए सॉफ्ट होगा, तो बड़ा बुरा लगता था। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि भाई अगर ऑपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी उसको साइन किया है तो उंगली उठाने का स्कोप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि बिल्कुल कंट्रोवर्सी से 100% ऊपर होने चाहिए, और ये तो बहुत पहले हो चुकना चाहिए था। अब सरकार अपनी पावर को छोड़ना चाहती नहीं, तो देश हित की भी तो सोचो। पॉलिटिकल अपनी पार्टी इंटरेस्ट की उसमें रहेंगे, जी पहले की सरकारें थी तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो गलत बात है। आप ही जैसे अभी याद दिला रहे थे कि अडवाणी जी ने 2012 में एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को कि इस सिस्टम को चेंज करो और इसमें कोलिजियम सिस्टम शुरू करो। वो बड़ा अच्छा सुझाव है और उसी को लेके अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी उम्मीद की किरण है मुझे। हालांकि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्टिविस्ट रोल प्ले करती है, लेकिन क्या करे जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल करेंगे सिस्टम को, किसी ने तो मदाखलत करनी है। तो आपको इसकी जरूरत है कि नया सिस्टम को बहुत जरूरत की। सत्या, फिलहाल जो हमारे पास सिस्टम है संविधान में, और जो 324(2) का वो है जिसमें एक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है, मैं थोड़ा सा उसको समझना चाहूँगा। उसमें नियुक्ति प्रक्रिया में क्या कुछ है फिलहाल, और किस जगह पर जाकर बदलाव की मांग याचिका में की गई है? देखिए, जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें एग्जीक्यूटिव को पावर है अपॉइंट करने का, वो गवर्नमेंट करती है, और प्रेसिडेंट, जैसा कि बाकी मामलों में होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंटमेंट होता है। सिर्फ CEC या EC का ही मामला नहीं है, CAG का भी मामला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का भी मामला है। ये सारे मामले एक तरह के हैं, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 2 चीज़ें हैं। एक तो दिक्कत कहाँ पे है, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत है तो मुझे बताया जाए, मैं उसके हिसाब से फिर अभी तक हर व्यक्ति ये कह रहा है, कुरैशी साहब ये मानेंगे कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता रहा है उसमें अब तक कोई खास दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ ये है, एक परसेप्शन का है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन चलो एक ऑपरेशन कर देते हैं, आपका अपेंडिक्स तो निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये एडवेंचरिज्म जो है ना, इट्स प्रीटी रॉन्ग, इट मस्ट नॉट हैपन। ओके, जो संस्था ठीक ठाक काम कर रही है, ये कुछ संस्थाएं हैं संविधान में जो क्रिएट हुई हैं, जो ठीक ठाक काम कर रही है, जिस पे कोई उंगली अब तक उठी नहीं है इस तरह से, उसको भी आप चाहते हैं कि उसमें भी वो सिस्टम ला दें जो सिस्टम ला के हम अब तक पछता रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम। दूसरी चीज़ जो है ना, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें 3 तरह के फ्लॉज हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें आया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत समझदार थे, और जहाँ तक वो आगे देख सकते थे, जो भी उनका फोरसाइट जहाँ तक जाता था, उस हिसाब से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब तक ये काम कर रहा है, डिस्पाइट सर्टन क्या कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें। लेकिन दूसरी तरह की जो दिक्कत उसमें आई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान में अब तक हुए हैं 100 से ज़्यादा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, दैट्स अ डिफरेंट एरिया। बट तीसरा जो है वो बड़ा सीरियस है। तीसरी जो प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, वो इंट्रोड्यूस की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कई ऐसे फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से इंटरप्रेट किया है जो कि व्याख्या नहीं है, वो संविधान का पुनर्लेखन है। तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अब कई तरह के ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि कहीं भी आप सुनेंगे नहीं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि सीबीआई चीफ को अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, और सीबीआई चीफ का अगर कोई मामला जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जा रहा है। देयर इज एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो संस्था ठीक काम कर रही है, अगर कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्रिएट किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, अगर कोई दिक्कत है, देयर इज अ वे आउट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हो सकता है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में गया कोई पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखें, फर्स्ट 3 आर्टिकल्स में जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो दीवार खड़ी की गई है वो इतनी सख्त है, कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन का काम नहीं करता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव का काम भी कर रही है, जुडिशरी का भी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी एक्सरसाइज करे सुप्रीम कोर्ट, और संविधान में जो प्रावधान है उसको रीराइट कर दे। ये पहले एक बार कर चुके हैं जजेज अपॉइंटमेंट में, और जो सिस्टम क्रिएट हुआ उसको लेके इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अब दूसरा, अब जो एक संस्था ठीक काम कर रही है उसको भी लेके कुछ इस तरह का कर दो कि उसमें भी दिक्कत आ जाए। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म एंड दैट टू इन PIL मस्ट स्टॉप। मल्होत्रा साहब, दोनों पक्ष हमने सुने। आपके नज़रिए से जो सिस्टम है, और कुरैशी साहब का जो तर्क है कि जब जो भी सत्ताधारी दल है जो अपॉइंट करता है तो विपक्ष हमेशा उंगली उठाता है, और बीतते वक्त के साथ ये बीमारी बढ़ती रही है। लेकिन जो सत्या कह रहे हैं कि जब सिस्टम फ्लॉलेस चल रहा है तो उसमें छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कविंद्र जी, देखिए, हमारे संविधान में सरकार के 3 ऑर्गन हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। संविधान सर्वोपरि है और हर ऑर्गन को अपना फंक्शन संविधान के हिसाब से करना चाहिए। इस मामले में मैं सत्या जी के विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन का फंक्शन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। PIL जस्टिफाइड रही है उन सब मामलों में जहां दूसरे ऑर्गन ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। सवाल यह है कि अब ये जो इश्यू इन्होंने रेस किया, 2 जजेस ने ये सोचा कि ये मामला संविधान पीठ के सामने जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का सवाल है। वहां तक उनका दायरा है, वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। संविधान पीठ उसको एग्जामिन करेगी, उसके सामने आर्ग्यूमेंट आएंगे, और जो जजमेंट होगा वो सबके ऊपर मान्य होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 324 में स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा जो पावर ये एक्सरसाइज की जानी है, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को राष्ट्रपति जो है वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहीं नहीं कहा था कि उसका क्या होना चाहिए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये अवश्य कहा था कि इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। पार्लियामेंट ने 1991 में एक कानून बनाया भी, जिसमें उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस को डिफाइन किया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में कोई विचार 1991 के एक्ट में भी नहीं डाला गया, क्योंकि उसमें यह सोचा गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस एग्जीक्यूटिव को पावर को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेसिडेंट को और फॉर दैट मैटर कैबिनेट को एक डिस्क्रिशन होनी चाहिए कि वो किसको रखना चाहती है।
हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, और अगेन मैं इस मामले में सत्या जी से सहमत हूं कि 1950 से लेकर आज तक जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, शायद ही कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसके ऊपर उंगली उठी हो। अपॉइंटमेंट के बाद में जितने भी लोग अपॉइंट हुए, कुरैशी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने अपना कार्य संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से किया है और गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं आए। एलिगेशन दुनिया भर के लगते रहते हैं, लेकिन उसमें से कितने एलिगेशन प्रूव हुए वो देखने वाली बात है। मैं समझता हूं जब तक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, अगर पार्लियामेंट खुद चाहे कि हाँ ये होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव खुद चाहे, तो कानून बनाने का प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पार्लियामेंट ने अगर बाकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस डिफाइन किए हैं तो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया भी डिफाइन कर सकती है, जैसा कि उन्होंने इन केस ऑफ डायरेक्टर सीबीआई किया है, सीवीसी की अपॉइंटमेंट के लिए किया है, लेकिन सीएजी की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं किया। तो वो पावर मैं समझता हूं एग्जीक्यूटिव के पास है और वो संविधान द्वारा दी गई है, उसमें छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन सत्य, दो सवाल मेरे। पहला ये कि जो भी सत्ताधारी दल होता है वो भी जब विपक्ष में रहा है उसने इस सिस्टम का विरोध किया है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, पारदर्शी सिस्टम की मांग की है। कोई भी दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल सत्ता में रहे हो या राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और फिर ऐसे में अगर अब तक कोई गलती नहीं हुई या कोई इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया और बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से राजनीति हो रही है और इलेक्शन कमीशन निशाने पर होता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि उसे और ज़्यादा सेफ गार्ड दिया जाए? और इसके लिए ज़रूरी है कि चयन प्रक्रिया को ऐसा बनाया जाए कि कोई भी दल उस पर आरोप न लगा पाए। दो चीज़ें, बुराई क्या है? एक तो मल्होत्रा साहब ने कहा उसमें सीवीसी और सीबीआई जो है ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, और जो सीएजी और सीईसी की बात कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए संविधान में है और ये प्रावधान है कि कानून बनाया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत है तो कानून क्यों नहीं लाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान की पुनर्व्याख्या करे लेकिन पुनर्लेखन न करे। रही बात जो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के हिसाब से चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को उसके हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है। आप पक्ष में होते हैं कुछ बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ और बोलते हैं, ये राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिज्ञ करते हैं, लेकिन संविधान को उससे ऊपर रखना है। और अगर कोई संस्था, देखिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान में हमारे संविधान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें संविधान ने क्रिएट की है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ठीक से काम कर रहा है, जो कुछ संस्थाएं जो संविधान ने क्रिएट की हैं उसमें से एक निर्वाचन आयोग है, ये ठीक से काम कर रहा है, अगर कोई संस्था ठीक से काम कर रही है तो उसमें बेवजह छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। ये एडवेंचरिज्म गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरत है, इस पर चर्चा की जा सकती है, इस पे अमेंडमेंट मूव किया जा सकता है संसद में, या कोई बिल लाया जा सकता है, जैसा कि प्रावधान है आर्टिकल 324 में ही, वो बिल ला के उसको डिफाइन किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या हो, उसमें अगर कोई इस तरह की बात भी है तो वो हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये करे, ये सख्त आपत्तिजनक है। मैं कह रहा हूँ कि संविधान में जो व्यवस्था है उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जिस तरह से संविधान की व्याख्या की है उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है और जो पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जो पार्लियामेंट, उसको भी एक तरह से कहें कि उसका भी वो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है। ये चीज़ें जो है ना, ये एक लॉन्ग रन में ये इंस्टीट्यूशनल डिविएशंस जो है ना बहुत खतरनाक होते हैं, फिर संविधान की पूरी दिशा बदल जाती है और उसके बाद फिर आपको उसको ठीक करने में कई दशक लग जाएंगे। क्योंकि इसमें जो दलील दी गई कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, ये जो दलील है ये सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर कितनी मजबूत है? क्या इसी को आधार बनाकर उसे रेफर किया गया? मैं कह रहा हूँ 14, 15, 16, 18 जितने भी संविधान का प्रावधान आप कहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहली चीज़ कि संस्था ठीक काम कर रही है तो उसको छोड़ दो। दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ का वायलेशन हो, ये जो प्रावधान है जो अपॉइंटमेंट का, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इसमें अगर कोई चेंज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आएगा। ये कोई स्टैट्यूटरी, मैं बता रहा हूँ, कोई और कानून है तो उसकी संवैधानिकता हम कैसे देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि टचस्टोन इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखते हैं ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। आप करेंगे एग्जीक्यूटिव इसको करे, वो सोचे, अमेंडमेंट लाए, वो अलग है, लेकिन कोर्ट की चौखट पर नहीं। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ है, सामान्य कानून है, तो हम ये देखते हैं ये कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। लेकिन संविधान के ही किसी प्रावधान को आप कहें कि ये किसी
आइडिया के खिलाफ या आइडियोलॉजी के खिलाफ या डॉक्ट्रिन के खिलाफ स्वीकार है, नहीं है। आप संविधान को ही कहें कि ये गलत है, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ओके कृषि सर, दो लोगों की जो दलीलें हैं, दो जो बातें निकल रही, एक तो ये कि कोर्ट इस पर कहे उससे अच्छा है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है जिनका दायित्व है वो संशोधन के जरिए लाए, और दूसरा है कि जब कोई बॉडी अच्छे काम कर रही है तो छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है मोटे तौर पर। दोनों तीनों बातें अच्छी कहीं, लेकिन पहले तो मैं बता दो बातों पे मैं जोर दूंगा कि एक तो सेपरेशन ऑफ पावर जरूर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है कि अगर एक बॉडी ठीक तरह नहीं करती तो दूसरा उस पर चेक एंड बैलेंस एक्सरसाइज करेगी, तो आप उसको क्यों भूल रहे हैं? ये चेक एंड बैलेंस मैं इसको समझता हूँ। दूसरे दोनों साहबान ने जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अस सी कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा क्या थी। कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा ये थी कि ये बॉडी जो है गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये वजह है कि हम लोग जब अपॉइंट हुए तो हमने अपनी सर्विस से IAS से रिज़ाइन किया ताकि हम गवर्नमेंट से निकल आएँ, और एक दफ़ा अपॉइंट होने के बाद गवर्नमेंट हमको हाथ ही नहीं लगा सकती, हटा नहीं सकती, निकाल नहीं सकती, इसलिए कि गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन, उसी गवर्नमेंट ने जिसने हमको लगाया उसी से प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। किस वजह से दी? ताकि किसी किस्म के दबाव में हम आने ना पाए। अभी क्या पोजीशन है कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दोनों इलेक्शन कमिश्नर, मुझे मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, मुस्तकिल ये महसूस करते हैं कि क्या सरकार हमसे खुश है कि नहीं, हमको अपॉइंट CEC कर देगी नहीं कर देगी। मुझे अपने जो दो जूनियर थे उनको बार बार बताना पड़ता था कि सरकार की हिम्मत नहीं होगी तुमको सुपरसीड करने की, हालांकि कानून में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है, उसको बदलना आसान है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर ये कमिश्नर्स अपने को प्रोबेशन पे फील करें और दोनों कमिश्नर मिलकर CEC को सुबह से शाम तक 6 बार ओवर रूल कर दें, तो ये इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड में अवेलेबल नहीं है। इसलिए उसका अपॉइंटमेंट सिस्टम, उसका रिमूवल सिस्टम, इसके ऊपर जब यही वजह है कि साल से लॉ कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर जो हम उसी सोर्स से अपॉइंटेड हैं, और फाइनली ये कहना है जो चीज़ ठीक चल रही है उसको क्यों करो। ठीक कहाँ चली? पिछले दिनों तो एडिटोरियल तक आ गए थे इलेक्शन कमीशन के कुछ जजमेंट्स के ऊपर। वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी ज्यादती है। अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ लेकिन मुझ पर कोई उंगली उठा रहा है किसी भी वजह से कि जी सरकार के लिए फेवर कर रहा होगा, तो ये प्रेशर भी तो इलेक्शन कमीशन पे कुछ अच्छा नहीं है। संस्था दोनों की गर्मा एग्जैक्टली। अच्छा, फाइनली जो मल्होत्रा साहब ने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट अभी भी प्रेसिडेंट ही करेगा। CVC की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, CIC की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन एक कोलिजियम एक रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ताकि अगर एक ऐसी चीज़ कि ये नॉट ओनली ये लोग फेयर और न्यूट्रल होने चाहिए, दिखने में भी लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए और उंगली उठाने का स्कोप हटा देना चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर के इंटरेस्ट में भी है कि उनके ऊपर उंगली उठाने का स्कोप हटा दीजिए। मैं समझता हूँ कि मैं बार बार कभी कभी कोई उंगली उठाता था कि जी कांग्रेस को फेवर करेगा, शायद मैंने कांग्रेस के ऊपर एक्स्ट्रा हार्शनेस दिखाई। अपने लॉ मिनिस्टर जो हमारे जहाँ से हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुआ था उनको भी इसमें नहीं बख्शा, क्योंकि वी हैव टू बी वेरी वेरी फेयर एंड न्यूट्रल एंड अपीयर टू बी न्यूट्रल। मतलब साहब, प्रैक्टिकल जो कृषि साहब कह रहे हैं वो भी समझना होगा कि जिस पद पर हम हैं और जो सेफगार्ड की बात है, जिस परिपक्वता के साथ हमें देखना है कि पारदर्शी सिस्टम है और हमारी नियुक्ति के बाद जो हमारे क्रियाकलाप है, हमारे आदेश हैं या हमारी कार्यप्रणाली है, वो कहीं से भी दबाव महसूस नहीं कर रही है। तो अगर उसमें कॉलेजियम बनता है, बेहतर और टैलेंटेड लोग आते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए कविंद्र जी, बार बार कोलिजियम की बात आ रही है और कोलिजियम की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि संविधान में इवन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ भी ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसा कुरैशी साहब ने भी कहा, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी कोलिजियम जैसा ही कोई सिस्टम लाने की बात आ रही है। मुझे ये बताइए कि क्या कोलिजियम सिस्टम जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, क्या उससे लोग सेटिस्फाइड हैं? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है? उसको लेकर भी तो कितने इशू उठाए जा रहे हैं। तो आप इसको कहां जाके इसका अंत होगा वो देखने वाली बात है। और अगर एक संस्था ठीक से काम कर रही है, मैं तो फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये कहना चाहूंगा, और जैसा सत्या जी ने भी कहा, उसमें दखल अंदाजी मोर सो बाय एन इंस्टीट्यूशन जिसके पास वो अधिकार आज की तारीख में नहीं है। जब संविधान ये अधिकार कार्यपालिका को देता है, पार्लियामेंट को देता है कि आप उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरवीनिंग एंड सेइंग कि हम आर्टिकल 142 में ये डायरेक्शन इशू कर रहे हैं,
ये उचित होगा कि अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की किसी पारदर्शिता की आवश्यकता है तो वो इसके लिए एक डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव को दें कि आप पार्लियामेंट को अप्रोच करिए और उसके लिए एक कानून लेकर के आएं कि इस तरह की अपॉइंटमेंट होंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज अगर आप इसमें करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन के लिए करेंगे, तो कल आप सीएजी के लिए भी कहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कल को आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार का ही लॉ ऑफिसर होता है, आप उसके लिए भी कहेंगे कि अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए भी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जब आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, उसको जैसा कि सत्या जी ने कहा रीराइट करने की बात कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप इंटरप्रिटेशन तो दे सकते हैं, उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो रीराइटिंग की बात है वो मैं सत्य जी से सहमत हूं कि वो रीराइटिंग नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आती है कि इन सभी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में भी जो ठीक ठाक चल रही हैं वो एग्जीक्यूटिव को डिस्क्रिशन नहीं है और उसमें भी इस तरह के कुछ नॉर्म्स ले डाउन करने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एग्जीक्यूटिव की पावर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा एक दखल अंदाजी होगी जो हमारे संविधान के अंदर, जो हमारे संविधान की स्कीम है उसमें यह कहीं फिट नहीं बैठता है। कुरैशी साहब, जो कई सारी संस्थाओं का जब जिक्र आता है और एक साथ पैरेलल खड़ा कर दिया जाता है, क्या ये वाजिब है? और उनके साथ जो उनकी चयन प्रक्रिया है उसको भी देखिए, एक तो ये मल्होत्रा जी की बात से मैं एग्री नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन में मदाखलत है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक एम्बिग्यूटी जो छोड़ी गई है उसको फिल करने की बात हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल न्यूट्रल एंड फेयर एंड इंडिपेंडेंट बनाया था और सीईसी को रिमूवल से प्रोटेक्ट किया था कि सिवाय इम्पीचमेंट के जज की तरह आप हटा नहीं सकते। उस वक्त सिर्फ 1 मेंबर कमीशन थी, अब 3 मेंबर कमीशन हो गई, तो ये तो किसी का केस नहीं हो सकता कि सीईसी को तो प्रोटेक्शन रहेगी, दूसरे जो 2 मेंबर हैं जिनको इक्वल वोटिंग राइट है, जो सीईसी को सुबह शाम ओवर रूल कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो सरकार पीछे से उनकी दुम दबाती रहेगी। तो ये एक लेकुना है, ये एक फ्लॉ है, क्योंकि सब्सिक्वेंटली ये 3 मेंबर कमीशन बनी थी। तो प्रोटेक्शन टू इलेक्शन कमीशन जो सीईसी के लिए थी वो एक्चुअली 1 मैन के लिए नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशन की थी। अब वो इंस्टीट्यूशन 3 आदमियों का इंस्टीट्यूशन है, तीनों को जानी चाहिए। तो ये तो जो एक सुप्रीम कोर्ट की वो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा थी जिसमें एक लेकुना रह गया, उसको पूर्ण करने की बात हो रही है। और किसी का ये केस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे दे, ये उनको तो यही कहा गया है कि आर्टिकल 324 में था कि कानून बनाया जाएगा इनके अपॉइंटमेंट का। 70 साल हो गए आज तक कानून क्यों नहीं बनाएगा? कानून बनाने की बात हो रही है और कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की डिमांड कर करके लोग थक गए। अगर सरकार उस पर मूवी नहीं करेगी तो कहीं तो जाएगा कोई, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मजबूरी में। हाँ, कुरैशी साहब के मैं इस विचार से जरूर सहमत हूं कि जो प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, वो प्रोटेक्शन का जो है, लेकिन उसके लिए आपको कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून में सुधार लाने की आवश्यकता है और जिसके लिए पार्लियामेंट कैन डू इट। कोई उसमें सुपर पार्लियामेंट नहीं, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? पार्लियामेंट कहां कर रही है 20 साल से। वक्त बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में चाहूंगा कि रास्ता फिर आगे कहीं बढ़ता दिख रहा है या फिर वापस घूमकर जहां पर डेमोक्रेसी में जो रास्ता है, कानून बनाने का काम विधायिका करेगी। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। इन द फर्स्ट प्लेस वो कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का है, बिकॉज लॉ बनाने की प्रक्रिया शुरुआत एग्जीक्यूटिव करती है और उसके बाद लेजिस्लेचर अब उसमें कैसे क्या हो सकता है वो चर्चा करके बनाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ व्याख्या कर सकता है, ये रीराइटिंग की कॉलेजियम बना दीजिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक कॉलेजियम अभी जो दलील है, जो मांग की गई है, ये दिक्कत वहां पे नहीं है, दिक्कत यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है, ये गलत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में देश में जो चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके की है, उसमें बदलाव की मांग क्यों हो रही है और उसके पीछे के तर्क क्या हैं और अब तक जो नहीं हुआ उसके वजह क्या है और आगे अगर इसे करना है तो उसका रास्ता क्या है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था सशर्त पटाखा बिक्री को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अनुज लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पटाखे तय समय सीमा और पैमाने पर इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। वातावरण साफ रहे जिससे देश के नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर रहे। पटाखे लाइसेंस के लिए पारदर्शिता होनी भी बेहद जरूरी है जिससे पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल के सही तरीके से ही हो सके। हरजेन रावत लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कठोरता से लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और प्रशासन की होनी चाहिए कि बाजार में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंतर्गत पटाखे उपलब्ध हों और साथ ही समय सीमा और सीमित संख्या में पटाखों का उपयोग करने की जवाबदेही देश के नागरिकों की होनी चाहिए। तो आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय
हमें आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।